अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और आपको उनके तज़िया आप सुनते रहते हैं। आजकल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर मैंने रिक्वेस्ट की है हारून भाई से कि वो हमें ज़रा थोड़ा-सा बताएँ। एक तो ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है पाकिस्तान की, उसके हवाले से भी पीटीआई और हुकूमत के साथ जो मामला चल रहे हैं वो भी, और फिर इंटरनेशनल इश्यूज़ जो हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उनके ऊपर भी हारून साहब की चूँकि नज़र रहती है और अमीक निगाह रहती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि हमें ज़रा थोड़ा-सा बताएँ कि इस वक़्त हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम इसको हैंडल कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और पाकिस्तान जो है वो किस तरफ बढ़ रहा है, उसका भी ज़रा तज़िया करेंगे। तो हारून भाई, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे ज़रा ज़रा डोमेस्टिक लेवल पे बात करते हैं। पीटीआई के हवाले से लोगों में बड़े कंसर्न्स हैं और कारकुनान जो हैं वो बड़े परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। पीटीआई की क़यादत जो है वो उनको उनकी तवक्कुआत के मुताबिक काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। क्या सूरत-ए-हाल चल रही है? आपकी नब्ज़ के ऊपर हाथ चूँकि रहता है और आपकी मुलाकातें भी बड़े ऑफ़िशियल्स के साथ रहती हैं, पीटीआई के लीडरशिप के साथ भी आप इन टच हैं। क्या हो रहा है? अंदर की क्या खबर है? और इसको कैसे हम समझें और कैसे समझाएँ लोगों को? देखिए, बहुत सादा सी बात है। कार हुक्मरानी के बारे में कुरान करीम में जो अहम तरीन इरशादात हैं उसमें से एक ये है, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, कि वो जी। अपने फैसले बाहम मशवरे से करते हैं। हुँ। अब मशवरा एक ऐसी चीज है जिसमें ज़हन ट्रिगर करता है। अगर एक चीज मेरे ज़हन में है, पूरी तरह मैं वाज़ेह आपसे बात करूंगा, हुँ। मतलब कनाडा की किसी चीज के बारे में, तो ज़ाहिर है मेरा अपना ज़हन भी ज्यादा काम करेगा, फिर आपसे मालूमात मिलेंगी, फिर नए ख्यालात पैदा होंगे, डिस्कशन होगी। तो पीटीआई की लीडरशिप का मसला ये है कि कभी इकट्ठे मिलके बैठे ही नहीं। देखिए, महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा नाज़र अब्बास साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, अपना सोहेल अफरीदी साहब, मोहतरमा हलीमा खान, राजा सलमान अकरम, ये 6 आदमी ज्यादा है। मैं बाकी लोग भी अहम है, अगर जिससे जरूरत हो तो। ये कभी इकट्ठे मिलकर नहीं बैठे। और जैसे कि मिसाल के तौर पे अचकज़ई साहब को ये शिकायत है कि भाई उनके बारे में गैर मोहतात बात बातें की इमरान खान की बहनों ने। अच्छा, अब ये मूवमेंट को तो जिंदा रखा है अडयाला जेल में हलीमा खान और उनकी बहनों ने, उनकी बेमिसाल शुजाअत ने और जद्दोजहद ने। अच्छा, उन्होंने मोहतरमा हलीमा खान ने, यानी उनकी खिदमत से तो खैर कोई इनकार नहीं कर सकता, उन्होंने उनके बारे में भी कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, सेक्रेटरी जनरल के बारे में भी। वो तो मुस्तफी होने के लिए तैयार थे, 2 दफा पहले इस्तीफा दे चुके हैं और अब फिर तैयार थे, अब फिर उन्हें लोगों ने समझाया बुझाया। इसमें 2 आदमी ऐसे हैं, अल्लामा नासिर अब्बास और एक सोहेल अफरीदी, जो कोशिश करते हैं कि गुस्सा बढ़ने ना पाए, ठंडा रखें माहौल को। अच्छा, वो भी शाकी हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब भी, गौर साहब भी शाकी हैं कि उन्हें कमजोर आदमी समझा जाता है। नुक्ता नजर के इख्तलाफ कोई बुरी चीज नहीं है, तजिया तो देखिए ना, एक अलग हो सकता है, और इतनी पेचीदा सिचुएशन में फितरी तौर पर जाहिर है इतना दबाव भी है, तो हर एक का तजिया अलग है। एक बिल्कुल सादा बात है जो महीने 1.5 महीने से मैं रोज दोहराता हूँ कि ये लोग मिलकर बैठे। जब बैठते हैं आप तो एक दूसरे का नुक्ता नजर सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई इनकी राय जरूर मुख्तलिफ है, इनकी नीयत में कोई खराबी नहीं है। वो चचकजी साहब हर्ट हुए हैं और वो अब उनकी जो आदीदा आदमी हैं और उनकी नीति के बारे में तो आपको एतराज नहीं कर सकते। यानी मुझे एक दफा मैंने पूछा सोहेल अफरीदी साहब से, तो उन्होंने कहा 2 बार मुझे ताकीद की गई, खान साहब ने मैसेज भेजा जब कोई वकील उनसे मिलने के लिए गए, गालिबन सुलेमान सफदर साहब, के अचकज़ई साहब से और अल्लामा नासिर अब्बास से मशवरा करें, खासतौर पर अचकज़ई साहब से। ये मिलके नहीं बैठते, सब हर एक को अपनी अक्ल पर नाज है, सबको नहीं तो कई एक को अपनी अक्ल पर नाज है। मिलके बैठे तो देखिए, मशवरा एक ऐसी चीज है, एक वो जंग निहावन जो थी, जो कैपिटल था उस वक्त ईरान का निहावन, उसके बारे में फैसला हो चुका था कि जनाब उमर इब्न खत्ताब उसकी क़यादत करेंगे खुद,
जनाब खालिद बिन वलीद की बजाय, ताकि मोटिवेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। फैसला हो गया, ऐलान कर दिया गया, लश्कर जमा हो गए, बड़ा तारुक पैदा हो गया मुसलमानों में। जनाब अली करमल्ला वजह तशरीफ लाए और जनाब उमर इब्न खत्ताब से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, वो तो जंग तो एक घंटोला है जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। जंग के अंजाम के बारे में यानी मफहूम उसका ये इरशाद किया। क्या कहा जा सकता है, अगर आपको कुछ हो गया तो इस्लाम का क्या होगा? चुनाचे फौरन मीटिंग बुलाई गई, डिस्कशन की गई और ये फैसला किया गया कि वो नहीं जाएंगे। ये जो बाहम मशवरे के बगैर अपनी अपनी जगह बैठ हुए लोग आजुर्दा हैं एक दूसरे से और इकट्ठे बैठते नहीं, इकट्ठे बैठे इनमें से कोई शख्स एक भी ऐसा नहीं है, जहां तक मेरी जाती राय का ताल्लुक है, मैंने जो तहकीक किया है, जिसकी नीयत पे शुबा किया जा सकता है। इसमें फिर हरून भाई फिर सवाल, इकट्ठे बैठते नहीं है। तो मैंने तो जो भी आदमी मुझे मिला मैंने उससे कहा कि भाई इकट्ठे बैठो, हम तो एक आम आदमी की हैसियत से राय दे सकते हैं, ये है प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि कारकुन जो देखिए ना वो बहुत जज्बाती हो रहे हैं कि भाई 1000 दिन से ज्यादा ऊपर गुजर गए, आंख का प्रॉब्लम हो गया, उनकी बेगम की आंख का प्रॉब्लम हो गया, लाहौर के जो कहती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, सरफराज शीमा, महमूद रशीद, गालबन कोई नाम अगर रह न गया हो तो ये सब लोग जो है इनमें से इनकी हालत खराब है। एजाज चौधरी को हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की आंख में मसला है, अपना सनम जावेद को भी मसला है, आलिया हमजा को मनशियात की आदि औरतों के साथ रखा गया जिनमें से बाद HIV के मरीज भी हैं। तो कारकुन जज्बाती हो रहे हैं कि भाई कोई एजिटेशन नहीं है, एजिटेशन की कोई एक आध शक्ल तो नहीं होती, कोई ना कोई रास्ता उसका निकालना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी परसों, हैरान कुन बात यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की PTI के लीडर ने, यही मैं कह रहा था, और एक प्रेस रिलीज। मैं यही कहना चाह रहा था कि आपने फरमाया कि वो बैठते नहीं है। एक तो ये है कि वो बैठते क्यों नहीं है, आपने ये भी बताया कि जी उनकी शायद आपस में कुछ मामलात होंगे, लेकिन मसला ये है कि चले अगर आप रिजर्वेशन एक दूसरे के बारे में कोई मामला, कोई बुनियादी कोई झगड़ा फसाद तो नहीं हुआ। हाँ वही ना, लेकिन अगर रहता भी है, नामजद कर दिया अपना चकजई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास को, तो इसके बाद मसला क्या, सेक्रेटरी जनरल भी उन्होंने नामजद किया और वो वजीर आला को भी उन्होंने नामजद किया। अब मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब इस पोजीशन में हैं। मैंने एक दफा उनसे कहा कि आप अल्लामा नासिर जो है अब्बास साहब, तो वो बड़े धीमे आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, दर्दमंद दिल रखते हैं, कि उनकी मदद से ये मसला हल करें, एक जगह बैठ जाएं। जिस तरह पोप के इंतखाब में जब तक फैसला न हो जाए मशवरा जारी रहता है, तो मशवरा करें और कोई लाया अमल तय करें। अजीब बात यह है कि 70-80% कम अज कम वोटरों की हमायत हासिल है। बीच में ये ईरान वाली सिचुएशन आ गई, मज़ाकरात में पाकिस्तान शामिल था तो तवज्जो हट गई थी। लेकिन ये है कि एहतजाज के 1000 तरीके होते हैं, कोई ना कोई तरीका इख्तियार कर। और उसमें हारून भाई मसला ये है कि देखिए ना, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो बैठते नहीं है, लेकिन अगर अलहदा भी हैं तो कुछ तो करें ना। देखें ना, किसी अभी आप देखें 30th फाउंडिंग डे नहीं किया जा सकता, अभी जो अभी राय होगा और वो सब देखिए, चकजई साहब, मोहतरमा अलीमा खान और सुहेल अफरीदी और अल्लामा नासिर अब्बास और सेक्रेटरी जनरल साहब और बैरिस्टर गौर साहब इकट्ठे खड़े होकर जब ऐलान करेंगे तो उससे तो बहुत फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फिजाई बदल जाएगी। अभी देखे ना, मैं ये कह रहा था, सामने देखे 50 साल की तारीख है एजिटेशन की। अयूब खान के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ कैसे इकट्ठी हुई, अच्छा उसके बाद भुट्टो के खिलाफ सिचुएशन ये थी कि लोग जो है वो गिरफ्तार हो रहे थे, कत्ल हो रहे थे, जेलें भर रही थी, लोगों की तौहीन हो रही थी, एक बड़ा इंतकामी माहौल था, उसमें लोग इकट्ठे हुए। हर हुकूमत में कैसे अपोजिशन लीडर इकट्ठे होते हैं, वहां मिलकर फैसला करते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो होना चाहिए था किसी भी सतह पर वो उस तरह हो भी नहीं रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ नहीं हो रहा। जो लीडर्स हैं वो किसी भी सूरत में चैनलाइज नहीं कर रहे हैं पूरी सिचुएशन को, और हम देख रहे हैं कि एक खौफ की भी फिजा नजर आ रही है, एक हिचकिचाहट भी नजर आ रही है। ये जो सूरत हाल है, ये तो फिर जिस आपने फरमाया कि जो कारकुनान है वो तो बददिल हो रहे हैं, बल्कि अब तो मैं सुन रहा हूँ कि KPK में उन्होंने कह दिया कि हम सड़कें वगैरह खुद ही बंद कर दें। बददिल तो है ही, मुश्तिल हो रहे हैं बहुत।
देखिए कश्मीर में भी गए सुहेल आफरीदी, वहां भी डी चौक के नारे लगे। मैं मर्दान के जलसे में गया था, वहां भी लोग डी चौक के नारे लगा रहे थे। लोग जो हैं सताए हुए हैं, दहशत भी है, लेकिन खौफ ऐसी चीज नहीं है जिसका इजहार खत्म न किया जा सकता हो। खौफ जो है वो जब लोग निकल आते हैं तो खौफ खत्म भी हो जाता है, बतदरीज ही खत्म होता है। तो वो ये इनको मिल गया। सबसे अहम बात मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में ये है कि इन्हें मिल बैठना चाहिए। और जगदई साहब जहां दीदा आदमी हैं, बड़ा तवील उनका सियासी तजर्बा है, और वो खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं। उन्हें अगर किसी ने कोई बात ऐसी कह दी है जो उन्हें नागवार गुजरी है, तो कोई बात नहीं, उन्हें दिल बड़ा करना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। और अजय साहब की क़यादत में ही तहरीक चलेगी। देखिए ये उनकी बहनों की बहादुरी में तो कलाम नहीं है, उन्होंने ही माहौल को गरमाए रखा, लेकिन उनका सियासी तजुर्बा निस्बतन कम है, जगदई साहब का तजुर्बा है। और इसी तरह अल्लामा नासिर अब्बास का बड़ा उनके मकतब फिक्र में एहतराम पाया जाता है, वो बहुत लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज तो ये कर सकते हैं ना कि कम से कम IMF वगैरह को या जो दूसरे मेजर इदारे हैं उनको खत भी तो लिख सकते हैं कि भाई ये जो आप कर्जे वगैरह दे रहे हैं, लिखे ना जी, ह्यूमन राइट्स वॉच को लिखें, ये जर्नलिज्म पे बीत रही है, ये इस तरह इलेक्शन चुराए गए हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करें और दुनिया भर के मीडिया से राब्ते में रहें। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, बाज़ जगह मसलन जनूबी पंजाब में अब्बास भट्टी पे बहुत एतराजात हैं वर्करों को, और कई जगह लीडरों पे एतराजात हैं, जो सरगर्म नहीं है, निस्बतन कमजोर है, जिस वजह से भी हर एक की मजबूरियां भी हो सकती हैं, प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मिजाज का भी मसला होता है। उन लोगों से कहा जाए कि भाई आप दूसरों के लिए जगह खाली करें। तो कोई ऐसी बात नहीं, यही मुल्क था, इसी मुल्क में तहरीकें उठी हैं, इसी में डिक्टेटरशिप से निजात हासिल की गई है। ये तो डिक्टेटरशिप भी है और बिल्कुल जाली एक हुकूमत है। इसके बाद अयूब खान के बाद तो फिर भी थोड़ा बहुत मैंडेट था, ये जनरल मुशर्रफ के पास भी जाली से ही था बेशक, तो इनके पास तो कोई मैंडेट भी नहीं है। तो इसमें ये इनकी अपनी कमजोरी है, और कमजोरी इसलिए है कि बाहर मशवरा नहीं करता। मैं तो इसी नुक्ते पे ज्यादा से ज्यादा लेकिन आपके चूंकि राब्ता रहता है हम सब बाकी लोगों के साथ भी, अपने जो इनकी लीडरशिप है उनके साथ भी राब्ता रहता है, आप आते जाते भी रहते हैं, आपके साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, क्या आप उनसे पूछते नहीं है कि भाई क्या वजह क्या है कि क्यों नहीं आप इस मामले में हल कर सकते? नहीं, मेरा बहुत ज्यादा राब्ता नहीं, मैं बहुत ज्यादा आता जाता नहीं, कम लोगों से मिलता हूँ, लेकिन वजह कोई नहीं बता सकता। बस कोई ऐसे ही रिजर्वेशन, देखिए ना, बदगुमानी इंसानी फितरत में होती है, और एक शख्सियत परस्त माशरे में जो भी लीडर हो, उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भड़काते रहते हैं दूसरों के खिलाफ। गीबत इस माशरे का शियार है, इसका मिजाज है, तो वजह कोई नहीं है, बस तहफ़्फ़ुज़ात पाल रखे। तो ये ऑपोजिशन के लिए बारे में बदगुमानी है। देखिए जब लीडर ने जिम्मेदारी सौंपी है, लीडर एक होता है, इमरान खान है लीडर, उसने जिम्मेदारी जिन लोगों को सौंपी है उन्हें लायामल बनाना चाहिए, बाकियों को उनके साथ ताउन करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मसला ये है कि जो जगदई साहब ने कोई दरखास्त लिख के दी थी कि भाई आप मुझे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाया, ना अल्लामा नासिर अब्बास ने, ना अपना बैरिस्टर गौर ने दरखास्त की थी कि मुझे आप सदर बनाए, ना बैरिस्टर अपना सलमान अकरम राजा साहब ने दरखास्त दी थी मुझे सेक्रेटरी जनरल बनाया, बल्कि उन्होंने तो इस्तीफा भी दिया, तो उन्होंने इस्तीफा वापस कर दिया और बहुत उनकी किरदार की तारीफ की। मेरा ख्याल है सियासी और ज़हनी कमफहमी है। जैसे आदमी देखे ना, वो एक बड़े पुरानी नज़्म है कि तूने भी दीवारें खींची मैंने भी दीवारें खींची, दोनों किसके साथ हुए हैं दीवारों में कैद हुए हैं। ये तहफ़्फ़ुज़ात पालन नहीं, खुल के बात करनी चाहिए, यही बेहतरीन तरीका है। और यही ऑपोजिशन का रोल भी होता है ना। ऑपोजिशन के रोल के लिए मेरा ख्याल है कि PTI तैयार नहीं पा रही है। यही ऑपोजिशन का रोल होता है, दूसरी पार्टियों को एतमाद में लेना चाहिए, दूसरों को साथ लेके चले। बुनियादी हुकूक सिर्फ PTI के वोटरों का मसला तो नहीं है, अगरचे वो ज्यादा जबर का शिकार हुए हैं, बाकी जो राय अम्मा है वो भी तो देखे ना, अदालती निजाम मुनज़्ज़म हो गया, पुलिस गुंडा फोर्स बन गई, सरकारी दफ्तरों में काम नहीं हो रहा, अफसरशाही का साइज बहुत बड़ा हो गया, असराफ बहुत है, 10-10, 12-12 रुपए के जहाज खरीदे जा रहे हैं। पंजाब की एक ऐसी चीफ मिनिस्टर बन गई जिसने अरे गुलाब से सड़कें धोई,
ये नुक्ता जो है अकबर आजम को नहीं सूझा, शेरशाह सूरी को नहीं सूझा, अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सूझा, बलबन और अल्तमश को नहीं सूझा, जिनके जमाने में दौलत के अंबार लगे हुए थे। दुनिया की 25% मईशत जो है वो बरसगीर में थी, और वो हर गुलाब से सड़कें धो दी, एक सड़क पेंट कर दी, और गालबन मोटरसाइकिल सवारों के लिए वो एक बारिश में धुल गई। बचगाना फैसले हो रहे हैं, गोबर पे टैक्स लगा दिया। गोबर पे क्या, वो मरे पड़े हैं, फसलों की खरीदारी का कोई निजाम नहीं है, गन्ने के काश्तकारों को बर वक्त अदायगी नहीं होती। और एक जमाने में मुझे अच्छी तरह याद है कि जरी कॉलेज, वो यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज था फैसलाबाद के, ग्रेजुएट देहात में जाते थे, किसानों के रहनुमाई करते थे। एक चैनल तक आप नहीं बना सकते। दुनिया में ज़राअत बदल गई है, उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत। पंजाब यूनिवर्सिटी ने कामयाब तजुर्बा किया है 1 एकड़ में 100 मन चावल उगाने का। ये सिर्फ एक पहलू है, जरा आप गौर कीजिए। अगर ये 2000 एकड़ में ये बीज काश्त किया जाए बतदरीजा, अगर कम है तो कम में किया जाए, और ये फैल जाए, तो आपकी चावल की पैदावार अगर दुगनी हो जाए। इसी तरह दुनिया को आलू की जरूरत है, दुनिया को शुगर की जरूरत है, दुनिया को बहुत सारे मिडिल ईस्ट को आपकी सब्जियां दरकार हैं। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें, मैंने एक जमाने में कुछ एक्सपर्ट से बात की थी, जफर अल्ताफ मरहूम से खास तौर पे, अगर आप कुदरती खाद से गंदम उगा सकें तो मेरा ख्याल है वो दुनिया में 10,000 रुपए मन बिक सकती है। आपके पास पानी है जो मिस यूज होता है, फ्लड इरिगेशन होती है, बीज अच्छे बनाए, लेजर लेबलिंग करें, अपना आड़ती का जो कैरेक्टर है उसको खत्म करें, जो कम, जो सूद पे ज्यादा पैसों पे पेस्टिसाइड देता है और खाद देता है और बीज देता है और कम कीमत पे फसल जो है वो खरीदता है। सब्जी मंडियों का, फल की मंडियों का निजाम बेहतर बनाए। तो सिर्फ ज़राअत में इतनी, हालांकि ज़राअत तो बुनियाद में असल चीज तो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 10 अरब 20-22 अरब रुपए के जहाज खरीद लिए। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे सर्व होना चाहिए था, इसको अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सर्व होना चाहिए था। क्या आपको मालूम है कि 30 अरब रुपए हेल्थ, पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन के बजट में कम कर दिए गए हैं। कमाल है भाई। जहाँ एजुकेशन ना हो और जहाँ हेल्थ का निजाम ना हो, भाई मैं सोच रहा था कि भाई हमारा तो हुकूमत से कोई ताल्लुक ही नहीं, ना हुकूमत हमें इलाज करती है हमारा, ना हुकूमत हमारे बच्चों को पढ़ाती है, ना हुकूमत हमें पीने का पानी देती है, ना बिजली देती है, बिजली है, करती क्या चीजें तो हम करते हैं और टैक्स इसके बावजूद अदा करते हैं, और वो टैक्स रोज बरोज बढ़ता चला जाता है। और पता नहीं करती क्या है, ये तो ये समझ नहीं आ रही। तो इसी वाले से सियासी जमातों का काम है ना कतकलाम माफ के लोगों को एजुकेट करें कि तुम जिंदा इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हें पर हुकूक अता किए हैं। जनाब उमर इब्न खत्ताब ने जो अमर बिन अल्लाह से कहा था कि लोगों को उनकी माँ ने आजाद जना था, तुम कब से उन्हें गुलाम बनाने लगे। तो ये आजादी एक शऊर का नाम है, जो अपना शऊर आम किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, समझाया जाए, जज्बातियत से नहीं, शऊर से और तशद्दुद से नहीं, बल्कि शाइस्ता जमहूरी तरीक से। एक पीटीआई में ये बड़ी खराबी इदारा ही है, वो लीडर मानते हैं जब किसी से बात की जाए, आपने कारकुनों को इतना जज्बाती कर दिया, वो मीम्स बनाते हैं, गालियां देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। ये क्या काम है भाई? दलील दें, आपके पास दलाइल कोई कम है? आपका इलेक्शन चुराया गया है, आपका मैंडेट चुराया गया है, रिडिक्यूल तो ना करें, आप दलील दें। हाँ जी, रिडिक्यूल ना करें। वो सोशल मीडिया में हर कोई अपना अपना अफलातून बना हुआ है, सुकरात बना हुआ है, ये सही बात। और जो चाहता है, जिस लीडर के खिलाफ जो चाहे लिखता है, बकता है, बल्कि। सही बात। अच्छा जी, अब जरा मुज़ाकरात की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला जो था वो लगता है यूं है कि जैसे अब खत्म हुआ चाहता है। ईरान की तरफ से भी मामला जो थे वो लगता यूं है कि वो शायद विड्रॉ कर रहे हैं। अभी रूस में वो गए हुए हैं, रूस के जो सदर हैं उनसे उनकी मुलाकात हुई है। क्या सूरत हाल है इस वक्त? कोई पाकिस्तान का दोबारा वापसी का, मुज़ाकरात की तरफ इनका लेके जाने का कोई चांस नजर आपका आ रहा है या खत्म? देखिए, गुजारिश ये है, मामला कहाँ खराब हुआ? मामला खराब हुआ, बिल्कुल सादा सी बात है। बाकी बहसें जो है वो अपनी जगह अहम हो सकती है, वो बुनियादी नहीं है। मामला ये हुआ कि उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दें। ईरानियों से ये अमेरिकियों ने कहा पाकिस्तान से कि ईरानियों से कहें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खोल दें तो जंग बंद हो जाएगी। अब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जब खोल दी तो चंद घंटे के बाद उन्होंने अपना
ब्लॉकेट कर दिया। यानी घेराव कर लिया, उसका हिसार बना दिया। अब वो जो ईरानी कहते हैं कि भाई ये जब तक नहीं खुलेगा कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, एटमी प्रोग्राम के बाद इसके बाद बात होगी। अब एटमी प्रोग्राम पे तो 20 से 15 में समझौता हो गया था, अमेरिका ने एक तरफा तौर पर खत्म किया। 6 अहम तरीन मुल्क उसके ज़ामन थे, आपने मुआहदा खत्म कर दिया। एक नीम पागल आदमी वहां आकर बैठ गया अमेरिका में, वो अपने हलीफों को भी धमकियां देता है और जनाब अपने लोगों को भी, हत्ता कि किसी कोई अखबार में कोई सवाल कर दे तो उसकी भी तौहीन करता है, और अमेरिका को उसने कमजोर कर दिया। मेरा ख्याल है कि चीन और रूस अगर अब उनसे ज्यादा राब्ता होगा अब ईरान का, और उन्हीं के इमाम तो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं मुज़ाकरात, लेकिन ये ईरान से हुकूमत तो नहीं कह रही, मगर ये कि वहां अखबार रवीस कह रहे हैं और एक आध रुकन पार्लियामेंट ने भी कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान पे तो इसरार किया अपना हरमुज़ खोलने पे, लेकिन अमेरिकियों पे दबाव नहीं डाला कि भाई आपने ये घेराव कैसे कर लिया और लबनान में वो बमबारी की, कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया, तो सालह जो है उसको फेयर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान इस पोजीशन में तो नहीं अमेरिका पे दबाव डाल सकता। लेकिन इसमें हारून भाई देखें ना, जो असल सूरत बनती है वो ये है कि जो इसराइल है, जब तक वो इसमें ऑन बोर्ड नहीं होता उस तक तो कोई मुज़ाकरात किसी भी किस्म की जो वो उसमें मायने नहीं रखती हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर वो ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पे कायम है तो वो इसको सबोटाज करता रहेगा, और उसी ने सबोटाज किया गालिबन उन्हीं के ख्वाहिश पर डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए अब ये बात तो कोई राज नहीं रही, दुनिया का हर आदमी, स्कॉट रिटर है या जेफरी सेस है या बाकी लोग हैं, वो तमाम लोग क्या कह रहे हैं, तमाम लोग, प्रवीण सवानी क्या कह रहा है कि भाई इसराइल असरअंदाज होता है अमेरिकन पॉलिटिक्स पे, ईवान सदर में, पेंटागन में, CIA में, रियासती असेंबलियों में, सेनेट में, कांग्रेस में, और एक एक आदमी जो है वो चीख रहा है कि भाई ये इसराइल ने यरगमाल बना लिया। ईरान का और अमेरिका का तसादुम क्या है? अमेरिका को ईरान से क्या खतरा है जी? कोई खतरा नहीं है अमेरिका को। सही बात। और वो जो घमंड है, देखिए एक बड़ा मसला है, वो इंसानी गलबे की जो जबिल्लत है, अर्श टू डोमिनेट, वो बड़ी खराबी पैदा करती है। दुनिया की चौधराहट अब नहीं हो सकती। अभी अमेरिका में भी रियलाइजेशन पैदा हो चुकी है कि दुनिया की चौधराहट 700-800 अड्डे और $1500 बिलियन का बजट, कितना पैसा उन्होंने जाया किया और हासिल क्या किया। ईरान को नुकसान बहुत पहुंचाया, लेकिन ईरानी तो लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, रजिस्ट करने के लिए तैयार हैं। और चीन ने रेलवे लाइन के जरिए तेल वहां से ले जाना शुरू कर दिया है, सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसी तरह जो परला समंदर गालन बहरे कैस्पियन, क्या नाम है, मैं अगर गलत कह रहा हूँ माफी चाहता हूँ, उसके जरिए रूस के साथ वो तजारत कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट के ममालिक की मईशत, भाई तो सारी दुनिया की मईशतें मुतासर होंगी, पाकिस्तान की भी होगी, मिडिल ईस्ट की मईशतें तो चल सकती ही नहीं है, तो भाई तो बिल्कुल खाकालूद हो जाएगा। अब वहाँ क्या सूरत है, वो बिल्कुल लोग वहां से भाग रहे हैं। अब तो उन्होंने लोगों के बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी, सरमायाकारों के जाने पर भी। लेकिन एक इसमें है वो एक बदतरीन तूफान की जद में है, और वो जाहिर है अपना अमेरिकियों को ये फैसला करना होगा कि नेतन्याहू उनकी खारिजा पॉलिसी बनाएगा या वो खुद बनाएंगे। ये तो फैसला करना पड़ेगा। लेकिन ईरान के हवाले से पाकिस्तान का एक अच्छा फैसला भी सामने आया है, वो ये है कि पाकिस्तान ने ईरान को एक थर्ड कंट्री के साथ ट्रांजिट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए सहूलत जो है वो ग्वादर पोर्ट को जी बिल्कुल, वो तो बहुत ही अच्छा फैसला है, वो बड़ा अच्छा फैसला किया। और उससे ईरान में देखा ना मसला हो रहा था, मेरी 3-4 दिन पहले तेहरान में के हिसाब से बात हुई थी, वो वहां पे गजा का मसला था। अगरचे वो काफी उन्होंने कोशिश की है सेल्फ सफिशिएंसी की, लेकिन गजा का, दवाओं का, बेशुमार चीजें होती हैं। अब दुनिया तो एक ग्लोबल विलेज बन गई, हर एक मुल्क जो है वो दूसरे पे निसार करता है, तो ये इस पे अगरचे अखराजात ज्यादा आएंगे गवादर से या पोर्ट कासम से। गवादर में अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, रिलेटिवली करीब है। तो वैसे तो ये बलूचिस्तान से तो रेलवे लाइन के जरिए जाना चाहिए। अगर गवादर तक रेलवे लाइन बन चुकी होती तो बहुत आसानी होती, गवादर में आके जहाज रुकते और वहां से रेलवे के जरिए, ये बहुत अरसे से रेलवे के बाद अफसर कह रहे थे कि रेलवे लाइन गवादर से लेके तो जो हमारी रेलगाड़ी जाती है तेहरान, उससे कनेक्ट करना चाहिए।
बहरहाल ये बहुत अच्छा फैसला है। और ईरानी जो है ना, देखिए वो बड़े तहम्मुल का और सूझबूझ का मुजाहरा कर रहे हैं। Absolutely. अजीब बात है, जो सुपर पावर है उसका हाल ये है कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को भेज रहे हैं, जिनको इसराइली एजेंट समझा जाता है। हाँ, और इसके बरक्स ईरानी क़यादत और अजीब गरीब अमेरिका में मतलब बयानात दिए जाते हैं और जज्बाती तर्क। ईरान जो जिसको एक कल तक पसमानदा मुल्क समझा जाता था, अब अचानक इंकशाफ हुआ है कि उसके तो अरकान असेंबली की अक्सरियत जो है वो पीएचडी की डिग्रियां रखती है, और उसके जो लीडर हैं वो ज्यादातर पीएचडी के डिग्रियों के हामिल हैं। और वो ज्यादातर आप इराक़ची को गुफ्तगू करते हुए सुने और डोनाल्ड ट्रंप को गुफ्तगू करते हुए सुने, तो या जेडी उसको वैंस को बात करते हुए सुनो, तो आपको हैरत होती है कितना फर्क है। ये तो लोग तहम्मुल से और दलील से बात करते हैं, ये तो हमारे अपना वो दौर से बात करते हैं। हमारे लीडर्स के लिए भी ये मेरा ख्याल है कि लम्हा फिक्रिया है। वैसे बाय द वे जरदारी साहब चाइना गए हुए हैं, वहां पे सुने वो सिंध गवर्नमेंट के बिहाफ पे वहां पे सिग्नेचर्स कर रहे हैं मुख्तलिफ कंपनीज के साथ। जरदारी साहब का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? उन्होंने क्या करना है, जरदारी साहब को पैसे बनाने के सिवा वो अपना पिछले दिन उन्होंने कोशिश की कि जी 2.5 साल के बाद जो है मेरे बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। पता नहीं ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं। तो उनको याद दिलाया गया, एक जरिए का कहना है कि भाई आपने भी कुछ वादे किए थे वो भी पूरे करें। उनको बड़ी हमदर्दी थी अमारात के साथ, वहाँ उनके इन्वेस्टमेंट है, उनके रखते हैं। तो जरदारी साहब ने, आपको याद है जब वो सदर बने थे, उन्होंने कहा था अब पता नहीं हर महीने या हर 3 महीने के बाद मैं चीन जाया करूंगा। वो चीन के मामला वो क्या कितना उन्हें फहम है चीन के मामलात का, और उनकी क्या नुमाइंदा हैसियत है। वो बात करनी है तो वज़ीर-ए-आज़म करेंगे या फील्ड। आजकल तो वो बिल्कुल टोटली इररिलेवेंट हुए हुए हैं। क्या उनकी छुट्टी तो नहीं होने जा रही है? कहा तो जाता है, लेकिन उसमें मसला ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर तो ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती, मेजॉरिटी नहीं रहेगी, इसलिए मजबूरी है। मजबूरी तो है, मजबूरी तो कन्वीनियंस है। पंजाब में तो मामला ठीक चल रहे हैं ना? क्या पंजाब में सुने एक फिल्म सिटी बना दिया गया है, वो भी जबरदस्त किस्म का फिल्म सिटी होगा, उसमें आईटी सिटी। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए ये कोई तरीका है? फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी जरूरत है उसको अब वो कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे ग्रुप्स को ओबलाइज करते हैं ताकि कुछ वोटों में इजाफा हो जाए। ये नवाज शरीफ साहब की टेक्निक है, हमेशा से चली आती है। अरे भाई उनको आप फर्ज कीजिए मशीनों की दरामद में आप कुछ राहत दे दें, हाँ जी, उनको लाहौर के करीब किसी जगह पर बतेरी जमीन पड़ी हुई है लाहौर के आसपास, कहीं 1-2 स्टूडियो बना दें, उनको क्यों तरबियत कर दें, उसमें कौमी सरमाया जाया करने की क्या जरूरत है? उनको पैसे दिए गए हैं, वो फिल्में बनाए। क्या ये फिल्में बनाएंगे? ये फिल्में बनाना ईरान से सीखें। यानी ईरान में क्या क्या शानदार फिल्म बनती है, कभी देखते हैं तो हैरत होती है, उसमें कोई मैसेज होता है और कोई सलीका मंदी है। तो ये क्या अपने फिल्में बना रहे हैं, मार-धाड़ की फिल्में, बेहुदा कहानियां। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने पाकिस्तान को क्या दिया? सही बात, सही बात। और जो टेलीविजन पे ड्रामे चल रहे हैं बेहुदा, जिसमें लोग जो हैं वो इकट्ठे खानदान के लोग बैठ के नहीं देख सकते, उन्होंने क्या दिया है कि उनको प्रमोट किया जाए? प्रमोशन का तो कोई मकसद होना चाहिए। मुझे याद है एक दिन बैठे बिठाए शहबाज शरीफ साहब ने जजों की तनख्वाहें दुगनी कर दी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और इसी तरह एक दिन बैठे बिठाए पुलिस की तनख्वाहें दुगनी कर दी थी। भाई ये शुभदाबाजी है, ये सियासत नहीं है। सियासत वो इंसेंटिव के साथ होना चाहिए कि किसी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, किसी जज की, किसी पुलिस अफसर की, उसको बोनस दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जवाब सजा तो होनी चाहिए। फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या पैसे मुख्तस करें, कोई दानिशमंदी तो नहीं है। बस जो उनको सूझती है मोहतरमा को करती चली जाती है, और कैबिनेट भी उनकी आप देखें ना किन लोगों पर मुश्तमिल है। सही बात, सही बात। चलें, इस पे आपका तजिया जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू जी। खुदा हाफिज़।